हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। से चैप्टर नंबर चल रहा है 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड हम पहुंच चुके हैं अपनी नई थ्योरी पे। अब सबसे पहली बात, नई थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी का नाम है एमओडी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पर क्यों जरूरत पड़ी इस थ्योरी की? अरे इतनी थ्योरीज पढ़ चुके हैं हम। पहले हमने ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी, फिर हमने बीबीटी पढ़ी। बीबीटी के अंदर हमने ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, बीएससी-पीआर थ्योरी पढ़ी। अब नई थ्योरी क्यों? बिकॉज मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक नेचर हम नहीं बता पा रहे। फाइन, यानी कि एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। नाइट्रोजन नेचर में डायमैग्नेटिक है और ऑक्सीजन नेचर में पैरामैग्नेटिक है। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, वैसे तो यार आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग तक पहुंच चुके हैं। पर स्टिल डायमैग्नेटिक यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होता, वीकली रिपेल होता है। एंड पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। फाइन, तो यार ये ऐसा क्यों होता है? नाइट्रोजन क्यों नहीं हो रहा एंड ऑक्सीजन क्यों हो रहा है? तो ये सब बातें हम करेंगे अपनी इस थ्योरी में क्लियर, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फाइन, नोन एज एमओडी। फाइन, थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले यार मैं एक बात कहना चाहूंगा, काफी पेशेंस रखेंगे इसको समझने में, बिकॉज काफी लंबी चीज है। ठीक है ना? आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे एंड इसमें मैं मतलब पोस्टुलेट्स बेसिकली जो जो इसमें बातें कही गई हैं उसको पढ़ेंगे। ये थ्योरी किस तरीके से काम करती है ये हम सारे का सारा कल बनाएंगे, पर ये थ्योरी का जो बैक एंड है वो सारे का सारा बेसिक हम आज क्लियर कर लेंगे। एक और बात, आंसर्स जो फाइनली आंसर्स निकालने होते हैं उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज आंसर निकालने के हमारे पास बड़े जबरदस्त शॉर्टकट है, वो हम कल खत्म कर लेंगे सारे के सारे। आज सिर्फ इस चीज को समझिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहना क्या चाहता है। ठीक है ना? बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग द पोस्टुलेट्स, एक बात समझेंगे, जो इस थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल है, या जिस पे अब कह सकता हूं कि जिस पे सारी की सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टिकी हुई है, वो ये है कि इसका मानना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड देन फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उस मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिजाइड करते हैं, जस्ट वैसे ही जैसे एटम के इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रिसाइड करते हैं। फाइन, वी ऑल नो व्हाट अ ऑर्बिटल इज। ऑर्बिटल एक ऐसी 3D स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है या काफी ज्यादा है। ठीक है ना? फाइन, तो जैसे एटम्स में इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं वैसे ही मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में करते हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या चीज है। तो इसने बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस बात को समझेंगे बिफोर राइटिंग द पोस्टुलेट्स। आज तक अब तक हम जितनी भी थ्योरीज पढ़ के आए हैं उसमें हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं। ये खैर ओवरलैप शब्द इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा जितना ज्यादा यूज कर रहा है कॉम्बिनेशन। फाइन, अब फर्क समझिए थोड़ा सा पिछले वाले के साथ। अब तक हमारे पास जो थ्योरीज आई हैं वो हमें यही कहती आई हैं ऑर्बिटल्स वुड ओवरलैप, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कुछ अलग ही अंदाज से कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि अगर दो हाइड्रोजन है, जैसे आज तक, ठीक है ना, सिंस अब तक हमने क्या पढ़ा है, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, ये कंबाइन कर रहे हैं, ये ओवरलैप पढ़ा है आज तक हमने। ये चीज नहीं पड़ी कि कंबाइन कर रहे हैं, ये थोड़ा अलग तरीके से चल रहा है। ये कह रहा है कि दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं एंड वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ठीक है ना? यानी कि ये लोग मिलके पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे
उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिजाइड करेगा। इज दैट थिंग क्लियर? फाइन। ये थोड़ा सा पिछले से अलग है, पहले हम इस तरीके से करेंगे, अब हम इस तरीके से करेंगे आफ्टर एमओटी। यानी इसका मानना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे एंड देन उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। कोई दिक्कत? फाइन। ये सारी चीज कैसे काम करेंगी बहुत धीरे से, तभी मैं कह रहा हूँ पेशेंस रखिए इसको करने के लिए, पर पहले समझिए इसके सारी की सारी बातें, यानी कि इसके पोस्टुलेट्स। लेट्स स्टार्ट। So next is postulates. So ये postulates दिए किसने थे? This was given by F. Hund and Mulliken in 1932. फाइन। अगर आप देखो तो आपने ये दोनों नाम सुने हुए होंगे। अगर ये हुंड हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था, मुलिकन भी हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा था। मुलिकन का स्केल पढ़ा था, हुंड का प्रिंसिपल पढ़ा था। फाइन, दोनों जान पहचान के बंदे हैं हमने। फाइन, चाय वाय पीने चले जाना। पोस्टुलेट्स, फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं। जस्ट एज इलेक्ट्रॉन्स in an atom are present in atomic orbitals, electrons of a molecule are present in molecular orbitals. The first theory is, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर, एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है ना? जैसे यार मैं आपको बड़ी सिंपल सी एक बात बता देता हूं, ठीक है ना, हम क्योंकि थोड़ा सा हम बेसिक ज्यादा क्लियर कर लेते हैं। सपोज ये दो एटम थे जिसको आप 1s बोल रहे थे। फाइन, जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास दो अलग ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। ठीक है ना? फाइन, जितने ऑर्बिटल डालोगे, ये खैर अगला पॉइंट है, पर जितने ऑर्बिटल्स हम कंबाइन कराएंगे, ये हमारे पास क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है ना? तो हमारे पास क्या होगा? उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन के आएंगे। फाइन, हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन के आएंगे। तो जैसे हाइड्रोजन का जो 1s1 का इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, s स्फेरिकल इन नेचर, तो ये स्फेरिकल बनाया देखो मैंने। ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये 1s1 है, ये 1s1 है। जैसे इसका 1s का एक इलेक्ट्रॉन, इसका 1s का एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, तो यहां पे जो हाइड्रोजन बन जाएगा, यहां पे जो हाइड्रोजन बन जाएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगे। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? फाइन। जस्ट एज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे एटम के इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगे। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसको मैं ऐसा करता हूं, यहां पे बना ही देता हूं। ठीक है ना? सेकंड पॉइंट, थोड़ी सी जगह चाहिए सेकंड पॉइंट के लिए। दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहां लिख लेंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ atomic orbitals combined। जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, यानी कि फॉर 2 atomic orbitals they are found 2 molecular orbitals। fine, 1s bonding molecular orbital and second is end
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थोड़ी सी जगह कम है पर इसको समझेंगे जरा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। अगर मैंने दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कराए हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। देखो मैंने दो ही जगह बनाई है, बड़ी सिंपल सी बात है यार। देखो मैं ऐसे मानता हूं ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेंगे। एक मैंने नीचे बना दी जगह, एक ऊपर बना दी है, कोई दिक्कत। और द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स दीज फॉर्म्ड आर, मतलब बेसिकली वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक क्या बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एंड दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कोई दिक्कत। एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, हियर इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एंड एक हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। सिर्फ पॉइंट्स को सुनते जाओ, मैं धीरे धीरे करके पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 4-5 पॉइंट हैं, सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। सिर्फ इतनी की बात समझिए, एटम के इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थे तो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, बिकॉज दोनों हाइड्रोजन का एक टोटल 2 हो गए, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां प्रेजेंट होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में यहां होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। दूसरी बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब कंबाइन किए थे। ओवरलैप नहीं बोलना, कंबाइन बोलना। ये दो ऑर्बिटल्स कंबाइन किए हैं, दो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए हैं, एंड उनके नाम भी दे दिए हैं। अगर एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो दूसरे का नाम क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फाइन। नाउ तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे। 3-4 पॉइंट हैं जुड़े हुए हैं, देखिए। Next, point number 3, the bonding molecular orbital has lower energy and hence greater stability, while anti-bonding molecular orbital, देखो इस तरीके से लिखा जाता है शॉर्टकट में, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना, एंड दिस इज रिटन एज BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर तेजी से लिखना है तो इस तरीके से मेंशन किया जा सकता है इसे, ठीक है ना। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी, व्हाइल एंटी बॉन्डिंग हैज हायर एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी। अच्छा, यहां पे मेरे को वही एक बात याद आती है, अगर आपको याद हो तो, राम है शाम है, याद है ना। एक टावर पे खड़ा है, एक नीचे खड़ा है। राम टावर पे खड़ा, उसकी एनर्जी ज्यादा है, हाइट ज्यादा पे खड़ा है, पर शाम नीचे खड़ा है, ठीक है ना। तो कौन स्टेबल है, शाम स्टेबल, उसे गिरने का डर नहीं है, वो काफी गिरा हुआ इंसान है। अरे नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब वो नीचे खड़ा है तो उसे गिरने का डर नहीं है। तो जिसकी एनर्जी कम है वो स्टेबल होता है, एंड जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको गिरने का डर। देखो राम को गिरने का डर है, वो छत के ऊपर खड़ा है, टावर के ऊपर खड़ा है, उसे गिरने का डर है, याद है ना। जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसे गिरने का डर है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है, ABMO की एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। मैंने उसी हिसाब से ही बनाया है। ये देखो, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, कंबाइन हुए। जब ये कंबाइन हुए, देखो इस तरीके से, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, कंबाइन हुए, एक नीचे चला गया, एक ऊपर चला गया। नीचे वाले को हमने क्या बोल दिया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फाइन, बिकॉज नीचे वाले की एनर्जी क्या है, लेस, स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेस एनर्जी, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मोर एनर्जी। पर यहां पे क्या है, लेस स्टेबिलिटी, एंड यहां क्या है, मोर स्टेबिलिटी। फाइन, कोई भी दिक्कत। अब थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो आपको याद है ना, जब 1s और 1s ओवरलैप करते हैं, याद है ये दोनों जब ओवरलैप किए थे तो क्या बनता है, ये चीज बनती है, एंड इसको आप क्या बोलते हो, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड,
क्या बोलते हो? सिग्मा, बिकॉज सीधा हेड ऑन ओवरलैपिंग है, याद है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड कौन सा बनता है? सिग्मा, इसलिए इसको लिखा जाता है सिग्मा एंड इसको लिखा जाता है सिग्मा स्टार। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर रिटन एज स्टार, ठीक है ना। एंटी बॉन्डिंग को मेंशन करने का तरीका क्या है? उसके ऊपर स्टार लगा हुआ होता है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है। अच्छा, ये 1s ऑर्बिटल था तो इसलिए इसे सिग्मा 1s बोलते हैं एंड इसे सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा 1s स्टार। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? 1s ऑर्बिटल है, ये सोचिए पहले तो ये ओवरलैप करके बनेंगे क्या? ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। जब हम पिछली बीबीटी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ये तो हम बीबीटी के अंदर पढ़ चुके हैं। 1s के साथ स्ट्राइक करेगा, कंबाइन करेगा या ओवरलैप करेगा तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। फाइन, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम वहीं से उठा लिए अपन ने, थोड़ी सी हेल्प ले ली उनकी, क्या कि सिग्मा बनेगा, ठीक है, तो बॉन्डिंग का नाम रख दिया सिग्मा, बॉन्ड का नाम क्या रख दिया? सिग्मा, पता ही है वो तो, बॉन्ड का नाम तो सिग्मा ही है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम रख दिया सिग्मा, क्योंकि 1s से बना है तो 1s। अगर 2s से बनता तो सिग्मा 2s रख देते, अगर 2s से बनता तो सिग्मा 2s रख देते। एंड अगर बॉन्डिंग का नाम सिग्मा 1s है तो एंटी बॉन्डिंग का नाम सिग्मा 1s स्टार है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर हो गया ये बंदा? नाउ पॉइंट नंबर 4, ये थर्ड पॉइंट भी समझ आ गया, थोड़ा सा और इलेबोरेट हो गया है, थोड़ा सा और हो जाएगा। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 4। सेकेंड पॉइंट है, सॉरी, हमारे पास पॉइंट नंबर आ गया 4। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम atomic orbitals of comparable energy and shape कह लो, चाहे शेप और साइज लिख लो, चाहे दोनों चीजों को मेंशन करने के लिए एक ही शब्द लिखा जा सकता है, सिमेट्री, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सेम या कंपैरेबल एनर्जी के ऑर्बिटल्स के साथ ही कंबाइन होंगे, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो सकते हैं जिनकी कंपैरेबल एनर्जी है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, आपने अभी भी पढ़ा 1s जो है ये 1s के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। पर अगर आप बोलो 1s जो है वो 2s के साथ कॉम्बिनेशन कर लेगा, ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज 1s की अपनी एक एनर्जी होती है, 2s की अपनी एनर्जी होती है। आप दोनों को कंबाइन करोगे तो यार दो एक जैसे ऑर्बिटल नहीं बन पाएंगे, समझिए जरा, ठीक है ना। इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है इतनी अच्छी। यहाँ 1s और 1s ने कॉम्बिनेशन बनाया और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए, ठीक है ना, कूल है। यहाँ इनकी कंपैटिबिलिटी है, यहाँ कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेंगे जिनकी कंपैरेबल एनर्जी एंड सिमेट्री। सिमेट्री से मेरा मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि इसको इसके साथ करा लो भाई, स्फेरिकल गॉड स्फेरिकल के साथ, ठीक है ना, एंड डंबल डंबल के साथ ही कॉम्बिनेशन करता अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो कंपैरेबल लगभग सेम एनर्जी होनी चाहिए एंड सेम ही सिमेट्री होनी चाहिए। मूव टू द पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, atomic orbitals are monocentric but molecular orbitals are polycentric in nature, ठीक है ना। मैं अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं लिख देता हूं किसके वाइज, न्यूक्लियस वाइज। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंगल न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको लिखने का और एक तरीका है, चाहे तो मैं लिख देता हूं, नहीं तो सुन लीजिए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंगल न्यूक्लियस बिकॉज
वो एक एटम के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है भाई, ठीक है ना। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, बिकॉज देखो अभी अभी हमने हाइड्रोजन पढ़ा है, ठीक है ना, जो H है, ठीक है ना, ये देखो ये 1s1 है, अकेला हाइड्रोजन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से इफेक्टेड है। जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन, इसके अंदर बेसिकली दो न्यूक्लियस हैं, बिकॉज दो एटम है तो दो न्यूक्लियस आएंगे। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो दोनों न्यूक्लियस से इफेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं। सपोज ये अभी मैं हूं, यानी कि छड़ा इंसान, अकेला बंदा, ठीक है ना। नाउ आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली माय पेरेंट्स। एक ही पेरेंट मेरे को, मतलब बेसिकली मेरे मॉम एंड डैड, सपोज वो एक दोनों लोग मिलके मेरे पेरेंट कहलाते हैं। माय पेरेंट इज अ न्यूक्लियस। नाउ अब मेरे ऊपर सिर्फ उनका रोग है, मानते हो ना ये बात, कोई दिक्कत। अब सपोज कि कल को शादी हो जाती है एंड देन हम इस स्टेट में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, फाइन। देन आई एम नाउ मतलब कोऑर्डिनेटेड बाय टू पर्टिकुलर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स और अपनी बीवी के पेरेंट्स। खैर आई एम कोऑर्डिनेटेड बाय 3, मेरी बीवी भी मेरे को कोऑर्डिनेट करने वाले। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इतना गहरा नहीं जाना। आप समझे कि अब कितने पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है। अब खुद के पेरेंट्स का भी इन्फ्लुएंस है एंड उसके पेरेंट्स का भी इन्फ्लुएंस है, यानी कि नाउ आई एम ऑपरेटेड बाय टू पर्टिकुलर न्यूक्लियस। समझ गए ना ये बात? यही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक एटम के अंदर तो यार एक न्यूक्लियस है, तो दैट इज इफेक्टेड बाय, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंगल न्यूक्लियस ओनली। पर जब वो मॉलिक्यूल बन जाता है तो वो सारे न्यूक्लियस से इफेक्ट होता है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 6। just as electron distribution in an atom is given by atomic orbital, similarly electron probability distribution in a molecule is given by molecular orbital। फाइन। क्या एक शब्द रह गया? प्रोबेबिलिटी। अच्छा याद है ये शब्द क्या था? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्षमता, ये कौन बताता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। अरे जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल बताता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के यहाँ चांसेस है। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब तो समझते हो ना, फाइन। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। वैसे ही मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कौन समझाता है? यार सेम बात है। इतना तो शब्दों से क्लियर हो गया था जब हमने सोच लिया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो तभी क्लियर हो गया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो शब्द कहना चाहते हैं। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस हों। तो एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल ये बात कहता है, तो मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बात कहता है। दिस वाज जस्ट अंडरस्टूड पॉइंट, पर ये लिखना जाना चाहिए। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 7। So point number 7 and the last point is the electrons in the molecular orbitals are filled in accordance with Aufbau principle, Hund's rule of spin multiplicity, and Pauli's exclusion। याद होगा 3 रूल हमने पढ़े थे, एक तो अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, एक हुम्स रूल पढ़ा था, एक पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था।
इन सब बातों का जब हमने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे थे तब भी ध्यान रखा था, अब भी ध्यान रखेंगे। फाइन, द इलेक्ट्रॉन्स जब हम भरने लगेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तब इनके अकॉर्डिंग ही भरे जाएंगे, इन अकॉर्डिंग विद Bohm principle, Holmes rule of spin multiplicity and Pauli's exclusion principle। कोई भी दिक्कत क्लियर। सो दीज आर द 7 postulates of molecular orbital theory। फाइन, थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना, जो चीज हम वैसे कल प्रोसीड करने वाले हैं पर मैं थोड़ी सी नॉलेज आपको देना चाहूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं मैं, ये पॉइंट्स हो चुके हैं कवर, ठीक है ना। चीज ये है, देखिए 1s आप थोड़ा सा, ताकि आपका ओवरव्यू क्लियर हो जाए कि कल हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। इसको मतलब 1s जो है वो 1s के साथ जब कंबाइन करता है ना, तो हम इतनी बात तो कर ही चुके हैं कि 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकंड वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो इसको मैं साई ए लिख देता हूं, इसको साई बी, याद है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इसको वेव फंक्शन ऑफ ए एटम लिख देता हूं, इसको वेव फंक्शन ऑफ बी एटम लिख देता हूं। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना, ये होता है साई ए प्लस साई बी, एंड दिस इज साई ए माइनस साई बी। ये सिर्फ याद करने के लिए, टेंशन लेने के लिए नहीं है, ठीक है ना। इतनी ही बात याद रखिए, यहां सिग्मा बनेगा, यहां सिग्मा स्टार, ठीक है ना। तो यहां तो ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, कंबाइन, प्लस का साइन है ना, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कंबाइन हो रहा है, ये दो क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, जबकि यहां पे ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बिकॉज इनके बीच में क्या है, माइनस साइन। हैव यू हर्ड अबाउट दिस थिंग, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वैसे तो ये बात है फिजिक्स की, पर आपको याद होगा मैंने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इसके बारे में बता रखा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है ओवरलैप होके उसी के ऊपर बैठ जाना, ठीक है ना। फाइन, जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, सपोज एक वेव जा रही है एंड दूसरी वेव भी उसी वेवलेंथ में उसी के ऊपर आके बैठ जाए, तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई। मैंने आपको बताया था रेडियो से सिग्नल आ रहा है और आप उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक फ्रीक्वेंसी रख दें तो वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। पर अगर ये सिग्नल जो जा रहा था, अब आप इससे कुछ उल्टी फ्रीक्वेंसी दे दें, जहां ये ऊपर था वहां आपने नीचे कर दिया, तो ये अल्टीमेटली सिग्नल एक दूसरे को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, खराब करेगा, उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर। ये कंस्ट्रक्टिव है, दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों जुड़ के इस तरीके से बना देंगे। देखिए पॉलीसेंट्रिक बन रहा है, जो हम बात कर रहे थे ना, 2 न्यूक्लियस इससे ऑपरेट होगा, 2 पेरेंट्स है, वही वाली, हाँ। और यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। खैर डायग्राम का इतना भी ज्यादा लफड़ा नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो चीजें हैं, मतलब हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, ये सबसे बड़ी चीज है, वो बहुत आसान चीज है, उसमें इतना ज्यादा लफड़ा नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा याद करना है कि 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर ये सिग्मा है तो इसे सिग्मा लिखना है, इसको सिग्मा स्टार लिखना है, ये सिग्मा 1s एंड इसे सिग्मा 1s स्टार। फाइन, अब ये मैंने आपको समझा तो दिया। अब अगर किसी को ये मुश्किल लग रहा है तो इसको बहुत सिंपलीफाई कर देते हैं, चुटकी से सिंपल कर देते हैं इसको। अगर ये किसी को मुश्किल लग रहा है, ये 1s आ गया हाइड्रोजन का एंड यहां पे 1s आ गया हाइड्रोजन का, ये दोनों कंबाइन होके बस 2 ऑर्बिटल बना रहे हैं, इसका नाम सिग्मा 1s रख दिया, इसका सिग्मा 1s स्टार। आपको सिर्फ इतना सा याद करना है, ये जो चीजें मैंने नीचे बनाई है इसको मैंने ऊपर बना दिया। अब तो आसान है ना, आपको पता है ऑर्बिटल को हम डब्बे से शो करते हैं, ये 1s का डब्बा, ये 1s का डब्बा, ये मिलके क्या बन गए, सिग्मा 1s। अच्छा इतना तो सोचना पड़ेगा कि सिग्मा 1 बन रहा है या पाई, वो तो आसान ही है, ठीक है ना। तो सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s स्टार, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। तो इसको हम ये वाली चीज को या ये वाली चीज को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कल, ये आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। एंड एंड में
हमें बेसिकली यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए मॉलिक्यूल्स की, वो बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मिलेंगे कल, टिल देन बेस्ट ऑफ लक। आज आप ध्यान रखिए सारे के सारे पोस्टुलेट्स पे कि इज दैट टू मच क्लियर, सारे के सारे पोस्टुलेट्स को दोबारा पढ़िए एंड समझिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहना चाहती है। फाइन, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं कल अपने लेक्चर में, टिल देन पढ़ते रहिए, लगे रहिए मैं आपके साथ।